हेलो स्टूडेंट, आज की हमारी वीडियो है स्वतंत्र भारत में राजनीति। इसका फोर्थ लेसन है भारत के विदेश संबंध। इससे पहले हमने 3 वीडियो बनाई हैं इस किताब की। उनमें हमने ये बताया है हम आज़ाद हुए, हमारे यहाँ पर एक दल के प्रभुत्व का काल रहा, आपने योजनाएं बनाकर अपना विकास शुरू किया नियोजित विकास की राजनीति में। इस अध्याय में आपको बताया गया है कि उस काल में आज़ादी के तुरंत बाद से लेकर और 1970 तक या उससे पहले हमारे देश की जो विदेश नीति का निर्धारण हमने किया। शुरुआत में हमने अपनी विदेश नीति का निर्धारण किया, वो कैसे किया, कौन विदेश नीति के प्रमुख निर्माता थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने अपने संबंध कैसे बनाए, इस वीडियो में हम ये करेंगे। तो इसके हमने 5 टॉपिक हैं, ये आप देखो कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत की विदेश नीति और विदेश नीति क्या होती है। भाई विदेश नीति होती है ये क्या होती है और भारत की विदेश नीति कैसी थी। दूसरे में हम पढ़ेंगे भारत ने एक नीति अपनाई थी गुटनिरपेक्षता की नीति, वो क्या थी। उसके बाद 2 हमारे पड़ोसी देश हैं भारत और पाकिस्तान और भारत और चीन, इनके संबंधों का वर्णन हम इस अध्याय में करेंगे। और इस काल में भारत ने परमाणु जो है का आविष्कार कर लिया था। 1974 में हमने पहला परमाणु परीक्षण भी किया था, 1998 में हमने दूसरी बार किया। तो हमने परमाणु की हमारी क्या नीति रही, ये सारे टॉपिक हम इस अध्याय में करेंगे। तो हम शुरू करने जा रहे हैं, आपने इसको बिल्कुल ध्यान से देखना है। तो सबसे पहला टॉपिक है कि विदेश नीति किसे कहते हैं, विदेश नीति होती क्या चीज़ है और भारत की विदेश नीति के क्या मुख्य सिद्धांत थे। भारत की विदेश नीति के मुख्य सिद्धांत क्या थे और यह क्या होती है। तो पहले हम इसका अर्थ बताएंगे कि प्रत्येक देश दूसरे देश के साथ संबंधों की स्थापना में जब हम दूसरे देशों के साथ संबंध बनाते हैं तो एक विशेष प्रकार की जो है नीति होती है। दूसरे देशों के साथ संबंध बनाने के लिए एक जो नीति हम बनाते हैं उसे सामान्य रूप से उस देश की विदेश नीति कहा जाता है। अर्थात यह उन सिद्धांतों का, इसमें क्या होता है, कुछ सिद्धांत होते हैं और वो सारे साधन होते हैं, उन सब का समूह होता है जो राष्ट्र हित को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक देश अपनाता है। विदेश नीति का क्यों होती है, किस चीज़ के लिए होती है कि हम अपने राष्ट्रीय हितों को बढ़ाने के लिए कुछ सिद्धांत बनाते हैं, कुछ नियम बनाते हैं, जिन साधनों का प्रयोग करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसे हम विदेश नीति कहते हैं। तो विदेश नीति किसे कहते हैं, दूसरे देशों के साथ संबंधों के निर्धारण में हम जो नीति बनाते हैं उनमें कुछ सिद्धांत होते हैं और कुछ साधनों का हम प्रयोग करते हैं और अपने राष्ट्रीय हित को प्राप्त करते हैं, उसको विदेश नीति कहते हैं। नेक्स्ट है कि भारत की विदेश नीति के क्या क्या विशेषताएं थी। पहली विशेषता है गुटनिरपेक्षता की नीति। गुटनिरपेक्षता का मतलब क्या है कि विश्व 2 गुटों में बट गया था। 1945 के बाद दुनिया में शीत युद्ध की शुरुआत हुई, दुनिया में 2 गुट बन गए। एक गुट का समर्थन सोवियत संघ और दूसरा का संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत ने दोनों गुटों से अलग रहकर और अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र बनाया और गुट निरपेक्षता की नीति लेके आया। भारत की विदेश नीति का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि गुट निरपेक्षता है। इसके अंतर्गत विश्व के सैनिक गुटों से, वो जो सोवियत संघ ने और अमेरिका ने गुट बनाए थे वो सैनिक संघ गुट थे दोनों, उन किसी भी सैनिक गुट में भारत शामिल न हुआ और उनसे अलग रहकर, और हमें अपना क्या था, विकास करना था, इसलिए हमने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। 1961 में जो है पहला सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था। ये आगे इसका पूरा टॉपिक है। अगला है, हमारी अगली विशेषता है क्या है कि हम विश्व में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना चाहते हैं, उसमें आस्था रखते हैं। भारत की विदेश नीति का आधारभूत सिद्धांत क्या है, विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना।
हम ये चाहते हैं कि विश्व में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा मिले। और भारत के इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है? विश्व की एक संस्था है जिसमें दुनिया के सभी देश शामिल होते हैं। सन 1945 में ये बनी थी और भारत इसमें पूर्ण आस्था रखता है। अगला है साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध। भारत साम्राज्यवाद का विरोध करता है। साम्राज्यवाद क्या होता है कि कोई देश यदि दूसरे देश को अधीन कर लेता है और उसके ऊपर अपना प्रशासन चलाता है, उसको बोलते हैं साम्राज्यवाद। और उपनिवेशवाद क्या होता है? उपनिवेशवाद में चाहे वह देश उसकी जमीन पर कब्जा करे या न करे, लेकिन उसका प्रशासन, उसकी नीतियां दूसरे देश के अधीन चलती हैं, तो उसको बोलते हैं हम उपनिवेशवाद। तो भारत कई वर्षों तक विदेशियों के अधीन रहा। हम जो है कई वर्षों तक विदेशियों के अधीन रहे थे। पहले कई वर्षों तक मुसलमानों ने हमारे ऊपर शासन किया, उसके बाद अंग्रेज आए, उन्होंने शासन किया। इसके कारण जो हमारी विदेश नीति है उसमें किसी भी प्रकार के न तो हम साम्राज्यवाद का समर्थन करते हैं और न ही उपनिवेशवाद का। उपनिवेशवाद का अर्थ आप ध्यान से सुनो। उपनिवेशवाद जैसे भारत था, अंग्रेजों का एक उपनिवेश था। अंग्रेज, भारत इंग्लैंड से बहुत दूर है, उनका प्रशासन जो था, हमारा प्रशासन अंग्रेजों के द्वारा चलाया जाता था। हमारे देश की नीतियां अंग्रेजों के द्वारा बनाई जाती थी, अर्थात हमारा संसाधनों का दोहन उनके द्वारा किया जाता था। वो होता है उपनिवेशवाद। साम्राज्यवाद में कोई भी देश है वो सीधा उस देश को अपने अधीन भी कर सकता है, लेकिन उपनिवेशवाद में वो उससे दूर रहकर भी उसको नियंत्रित कर सकता है। तो भारत की विदेश नीति की पहली विशेषता थी गुटनिरपेक्षता की नीति, अर्थात हम किसी भी सैनिक गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे। दूसरा हमारा सिद्धांत था कि विश्व शांति और सुरक्षा को हम बढ़ावा देना चाहते थे। तीसरा हम था कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद जो था उसका हम पूर्ण रूप से विरोध करते थे। अगला है अन्य देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध। हमारा काम क्या था? हमारी विदेश नीति का सिद्धांत क्या था कि अन्य दुनिया के जो विदेश हैं उन सब के साथ हम मित्रतापूर्ण संबंध बनाएंगे। भारत की विदेश नीति का प्रमुख सिद्धांत है पड़ोसी देशों के साथ साथ, मतलब पड़ोसी देशों के साथ भी अच्छे और मित्रतापूर्ण संबंध बनाने हैं, और विश्व के अन्य देशों के साथ भी हमने मित्रतापूर्ण संबंध बढ़ाने हैं। अर्थात पड़ोसी देशों के साथ साथ विश्व के अन्य देशों के साथ भी हमने अच्छे संबंध बनाने थे। ये हमारी विदेश नीति का सिद्धांत था। उसके बाद है जाति और रंग भेद का विरोध। भारत जो है विश्व स्तर पर जाति के आधार पर या रंग के आधार पर जो भेदभाव किया जाता था उसका भी विरोध करता है। भारतीय विदेश नीति में जाति व रंग भेद पर आधार किसी भी प्रकार के भेदभाव की मनाही की गई है। अर्थात हम विश्व स्तर पर जाति के आधार पर या रंग के आधार पर जो है सब प्रकार के भेदभाव की मनाही करते हैं। तो हमारा क्या था? अन्य देशों के साथ हमने मित्रतापूर्ण संबंध बनाने थे। पड़ोसी देशों के साथ साथ विश्व के बाकी जितने भी देश हैं सबके साथ हमने अच्छे संबंध बनाने थे। और जाति का और रंग भेद का जो है हम विश्व स्तर पर जो है पूरा रूप से इसकी आलोचना करते थे। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ में आस्था। मैंने बताया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक संस्था थी विश्व के सभी देशों की, सन 1945 में बनी थी। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बुक में पूरा डिटेल है इसका। तो उसमें हमारी आस्था है। विश्व शांति की स्थापना के लिए बनाई गई संस्था। ये संयुक्त राष्ट्र संघ क्यों बनाई है? ताकि विश्व में शांति हो, क्योंकि दुनिया 2 विश्व युद्धों को पहले ही झेल चुकी थी, तो और विश्व युद्ध न हो इसके लिए यह जो संस्था बनाई है संयुक्त राष्ट्र संघ, भारत इसमें पूर्ण विश्वास और आस्था रखता है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में पूर्ण विश्वास और आस्था रखता है। उसके बाद पंचशील को महत्व। पंचशील क्या था कि ये 5 सिद्धांत होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापना के लिए, भाईचारे के लिए 5 सिद्धांत होते हैं। तो 5 सिद्धांतों का एक समूह होता है, उसको हम पंचशील बोलते हैं। इसमें भी भारत विश्वास रखता है। भारत पंचशील सिद्धांतों को विदेश नीति में प्रमुख स्थान देता है। क्या क्या है इसमें ध्यान से देखो। पहला सिद्धांत है आपसी भाईचारा कायम करना। पंचशील का पहला सिद्धांत है आपस में विदेशों में भाईचारा कायम करना। दूसरा है एक दूसरे पर हमला न करना,
अर्थात हम एक दूसरे देश पर आपस में हमला नहीं करेंगे, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, एक देश दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, और एक दूसरे के संप्रभुता का, एकता, अखंडता, संप्रभुता का सभी देश सम्मान करेंगे तथा मित्रतापूर्ण सहयोग करेंगे, और विषयों में मित्रतापूर्ण तरीके से हम सहयोग करेंगे। ये सारे संबंध है, इनको हम प्रमुखता देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पंचशील का महत्व। ये अलग क्वेश्चन भी हो सकता है आपके लिए। तो पंचशील में क्या होता है बेटा, आपसी भाईचारा कायम करना होता है, एक दूसरे देश पर हमला न करना होता है, आंतरिक मामलों में एक दूसरे देश में हस्तक्षेप नहीं करना होता है, एक देश दूसरे देश की संप्रभुता का, उसकी एकता अखंडता का सम्मान करेगा और आपस में मित्रतापूर्ण संबंध बनाएंगे। तो हमारा सिद्धांत क्या था, हमने संयुक्त राष्ट्र संघ में भी हम आस्था रखते हैं और पंचशील के सिद्धांतों को हम मानते हैं। नेक्स्ट है इसमें कि विदेश नीति के निर्धारक तत्व कौन से होते हैं। निर्धारक का मतलब किसी भी देश की विदेश नीति बनाई जाती है उसका निर्धारण कैसे होता है। तो विदेश नीति के निर्धारण के लिए जैसे भारत में है, भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्वों में एक तो हमने संविधान में ही इस बात को लिख दिया है कि हम जो है अनुच्छेद हमारा 51, अनुच्छेद 51 क्या कहता है कि हमारा जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम क्या करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने वाली हमारी नीति रहेगी। ये हमने संविधान में लिख दिया है। दूसरा हमारा आधारभूत तत्व क्या है, हमारा उद्देश्य है राष्ट्रीय हित। कोई भी देश है विदेश नीति क्यों बनाता है, अपने राष्ट्रीय हितों के लिए बनाता है। किसी भी देश की विदेश नीति का प्रमुख आधार होता है राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देना। विदेश नीति राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने के लिए बनाई जाती है। भारत की विदेश नीति भी अपने राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने में प्रमुख भूमिका निभाती है। तो हमारी विदेश नीति में क्या क्या तत्व हैं, एक तो संविधान में हमने इसका प्रावधान कर दिया है अनुच्छेद 51 में, और दूसरा कि राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देने के लिए हमारी विदेश नीति है। अगला है कि आर्थिक तत्व विदेश नीति में क्या क्या होते हैं। आर्थिक तत्व का मतलब आर्थिक विकास भी करना होता है देशों को अपना। तो किसी भी देश की विदेश नीति आर्थिक तत्व को बहुत अधिक महत्व देती है। भारत ने भी इसका पालन करते हुए आर्थिक विकास और पुनर्निर्माण को काफ़ी महत्व दिया है। हमने जो अपनी विदेश नीति बनाई है उसमें ये लिखा है कि हम अपना विश्व स्तर पर अपना आर्थिक विकास करेंगे और पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण का मतलब होता है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था कमज़ोर थी, जो हमारा मूलभूत ढांचा भारत का कमज़ोर था, उसका जो है हमें अच्छे से निर्माण करना है, उसको बढ़ाना है। ये हमारी विदेश नीति का तत्व है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जब कोई देश विदेश नीति बनाता है तो अपने इतिहास को भी देख करके बनाता है। तो भारत ने क्या किया, भारत प्राचीन समय से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांतिपूर्ण तरीके से रहता आया है। हम प्राचीन काल से ही विश्व स्तर पर शांतिपूर्ण तरीके से रहते आए हैं। इसी के आधार पर उसने अपनी विदेश नीति में शांतिपूर्ण व्यवहार को प्राथमिकता दी है। अर्थात हमारी जो विदेश नीति है, प्राचीन रूप से भी हम जो विश्व में शांति प्रिय देश रहे हैं तो उसको भी हमने महत्व दिया है। तो आर्थिक तत्व में क्या बताया कि प्रत्येक देश का उद्देश्य होता है कि वो अपना जो है विकास, आर्थिक विकास करे, और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और आखिरी है भौगोलिक तत्व। भौगोलिक तत्व का मतलब जब कोई देश अपनी विदेश नीति का निर्धारण करता है तो वो भौगोलिक सीमाओं को ध्यान में रखकर भी वो अपनी विदेश नीति बनाता है। जैसे भारत है, भारत ने अपनी जो विदेश नीति है वो उत्तर दिशा को देख करके, उत्तर में हमारे कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, दक्षिण दिशा में कौन से पड़ोसी देश हैं, और जो महासागर है वहाँ से हमें क्या लाभ हो सकता है, पूर्व के जो पूर्वी जो देश हैं उनसे के साथ हमने कैसे संबंध बनाने चाहिए, और पश्चिम का जो हमारा अरब सागर है और बाकी जो क्षेत्र है उसको ध्यान में रखते हुए अपने विदेश नीति का निर्धारण किया है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि कोई भी देश है वो विदेश नीति का निर्धारण करते समय अपनी भौगोलिक तत्वों को बहुत ध्यान में रखता है, और भारत ने भी अपने सभी क्षेत्रों को, सभी दिशाओं को ध्यान में रखकर अपनी विदेश नीति का निर्धारण किया है। अगला है गुटनिरपेक्षता का क्या अर्थ है, इसकी विशेषताएं हैं। ये शुरुआत में इंट्रोडक्शन में बताया था। तो गुटनिरपेक्षता का मतलब
विश्व के सैनिक गुटों से अलग रहकर, सैनिक गुट मैंने बताए थे, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने सैनिक गुट बनाए थे, और उन्होंने जो है अमेरिका ने नाटो बनाया था और सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट बनाया था। तो भारत का उद्देश्य क्या था कि उनसे अलग रहकर और अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र रखना था, और उस आधार पर हमने अपना विकास करना था। अपनी विदेश नीति का विकास स्वतंत्र रहकर करना था, न कि सैनिक गुटों के साथ रहकर। इसलिए भारत ने ये नीति अपनाई। गुट निरपेक्षता का मतलब क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो महाशक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, ये दो महाशक्तियां थी जिनमें टकराव था, में विभाजित हो गया था। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों में दोनों गुटों से तटस्थता बनाकर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने दोनों से तटस्थता बनाई और अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र रूप से निर्देशित किया। इसको हम बोलेंगे गुट निरपेक्षता, अर्थात दोनों गुटों से अलग रहकर। उसके बाद इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? पहली गुट निरपेक्षता की विशेषता यह है कि यह नीति उदासीनता की नीति नहीं है। मतलब तटस्थ रहने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी मामले में, तटस्थता का मतलब ये नहीं हम किसी मामले में इंटरफेयर ही नहीं करेंगे चाहे दुनिया में कुछ होता रहो, ऐसा नहीं है। ये नीति उदासीनता की नीति नहीं है। गुट निरपेक्षता की नीति उदासीनता की नीति नहीं है। यह अंतर्राष्ट्रीय मामले में गलत और सही के बीच, अगर दुनिया में कोई गलत काम होता है उसकी हम आलोचना भी करेंगे, और यदि सही काम होगा उसकी हम सराहना भी करेंगे। उनके मध्य यह भेद करती है, गलत और सही के बीच भेद करने वाली नीति है, यह उदासीनता की नीति नहीं है। तो हमने पढ़ा कि गुट निरपेक्षता की नीति क्या है और भारत ने जो इसको क्यों अपनाया। अगला है सैनिक गुटों का विरोध। गुट निरपेक्षता की नीति किसी भी प्रकार के सैनिक गुटों का विरोध करती है, और जो है ये किसी भी प्रकार के सैनिक गुटों का समर्थन नहीं करती। अगला है शक्ति राजनीति से दूर। शक्ति राजनीति का मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों के मध्य बातचीत के द्वारा कोई मुद्दा सुलझाना होता है, ठीक है। शक्ति राजनीति में शक्ति का प्रयोग करके वो मुद्दा सुलझाना होता है, लेकिन भारत इसका समर्थन नहीं करता। गुट निरपेक्षता की नीति में किसी भी प्रकार की शक्ति राजनीति को स्वीकार नहीं किया गया है, और अर्थात समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण बातचीत के द्वारा, अर्थात हमने विश्व स्तर पर यदि कोई समस्या आती है तो उसका समाधान हम बातचीत के द्वारा करेंगे। तो इसकी क्या है? एक तो ये सैनिक गुटों का विरोध करती है, और अगला है यह शक्ति राजनीति से दूर रहती है। अगला हस्तक्षेप की नीति, अर्थात दुनिया के दूसरे देशों में हम आपस में उनके जो आंतरिक मामले हैं, आंतरिक मामलों में हम किसी प्रकार का भी जो है हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक है। तो गुट निरपेक्षता की नीति का उद्देश्य भी क्या था? आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति हमने अपनाई है। स्वतंत्र विदेश नीति, भाई हमारी इच्छा थी, और जो जो देश गुट निरपेक्ष सम्मेलन में, आंदोलन में शामिल हुए, वो सारे देश वो थे जो कहीं ना कहीं दूसरे देशों के अधीन रहे थे, और वो अभी स्वतंत्र हुए थे। तो उन देशों की इच्छा थी कि हम अपनी विदेश नीति अपने अनुसार चलाएं, न कि किसी देश के अधीन रहकर। तो इनकी इच्छा भी ये थी, ठीक है। तो गुट निरपेक्षता की नीति अपनाने वाले देश अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र बनाना चाहते थे। वह किसी भी देश के अधीन अपनी विदेश नीति को स्थापित नहीं करते, ठीक है। अर्थात उन्होंने अपनी विदेश नीति है वो स्वतंत्र बनाई है। नेक्स्ट है, अब भारत ने ये गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई, इसके क्या कारण थे? तो कारण कहीं ना कहीं वही हैं जो हमने कराए हैं, कि एक तो भारत अपना आर्थिक पुनर्निर्माण करना चाहता था। भाई हम अगर एक गुट में शामिल हो जाते, दूसरा गुट हमें आर्थिक सहायता नहीं देता, तो हो सकता है हमारा आर्थिक विकास कम होता। तो हमें अपना आर्थिक पुनर्निर्माण करना था। आज़ादी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था काफ़ी पिछड़ी हुई थी। हम जब आज़ाद हुए, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे उद्योग धंधे बिल्कुल पिछड़े हुए थे, और किसी भी एक गुट के साथ रहकर हम अपना पूर्ण आर्थिक विकास नहीं कर सकते थे। किसी एक गुट के साथ रहकर हम अपना विकास जो है पूर्ण नहीं कर सकते थे। इसलिए उसने दोनों गुटों से अलग रहने की नीति अपनाई। भारत ने दोनों ही गुटों से अलग रहने की नीति अपनाई। अगला है, भारत विदेश नीति के लिए
भारत क्या था, स्वतंत्र विदेश नीति चाहता था। ये बात बार बार आ चुकी है कि गुटनिरपेक्षता नीति नहीं होती तो हमें किसी देश किसी या गुट के अधीन रहना पड़ता, वो हम नहीं चाहते थे। भारत कई वर्षों तक जो है विदेशियों के अधीन रहा था। अब अपनी विदेश नीति का किसी एक देश के अधीन रहकर, अर्थात हम किसी भी एक गुट में या एक देश के अधीन रहकर अपनी विदेश नीति नहीं बनाना चाहते। अगला है, भारत जो है विश्व में अपनी प्रतिष्ठा बनाना चाहता था। भारत विश्व का एक दूसरे नंबर की जनसंख्या वाला देश है, हमारे पास प्राकृतिक संसाधन भी बहुत हैं, ठीक है। तो इस बात को देखते हुए हम अपना विश्व में हम खुद एक प्रतिष्ठित देश बनना चाहते थे, तो हम किसी गुट के अधीन कैसे रह सकते थे। इसलिए उसने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई कि भारत अपने आप को विश्व में एक प्रतिष्ठित देश बनाना चाहता था। उसके बाद है, हमारी इच्छा थी कि विश्व में शांति की इच्छा हो, विश्व शांतिपूर्ण तरीके से रहे। इसलिए जब हमने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई तो जो गुट थे सोवियत संघ वाला और अमेरिका वाला, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कमज़ोर पड़ते चले गए, क्योंकि बहुत सारे देश थे वो गुटनिरपेक्षता की नीति में शामिल होते आने लग गए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया दो गुटों में बंट गई थी और दोनों गुटों में अशांति और युद्ध का खतरा था। जो दोनों जो गुट थे उनमें अशांति का और युद्ध का जो है खतरा था। भारत विश्व शांति की स्थापना करना चाहता था, इसलिए उसने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। तो भारत की क्या थी, विश्व शांति की जो है इच्छा इसमें थी। नेक्स्ट है कि दोनों गुटों से आर्थिक सहायता। भारत क्या चाहता था, भारत दोनों गुटों से आर्थिक सहायता चाहता था कि भारत अमेरिका से भी और सोवियत संघ से भी जो है आर्थिक सहायता चाहता था। किसी एक गुट में शामिल होकर दूसरे गुट को नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने यह नीति अपनाई। तो भारत क्या चाहता था, भारत दोनों गुटों से भारत आर्थिक सहायता चाहता था। भारत सोवियत संघ और अमेरिका दोनों गुटों से आर्थिक सहायता चाहता था और किसी एक गुट में शामिल होकर दूसरे गुट को नाराज नहीं करना चाहता था। अगर एक गुट में हम शामिल हो जाते तो दूसरा गुट हमसे नाराज हो जाता, तो ये भी हम नहीं चाहते थे। नेक्स्ट है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की क्या भूमिका रही। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की जो भूमिका है वो क्या रही थी। तो भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जन्मदाता देशों में से है। गुटनिरपेक्ष का पहला सम्मेलन 1961 में हुआ था बेलग्रेड में। तो शुरुआत से ही आरंभ ही भारत ने उसके 5 साथी देशों के साथ मिलकर इसकी शुरुआत की थी। अगला है, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में सन 1983 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 7वां सम्मेलन जो है नई दिल्ली में हुआ था। उसके बाद है, गुटनिरपेक्ष देशों को निशस्त्रीकरण के लिए, निशस्त्रीकरण का मतलब हाँ, इन देशों ने अपने अस्त्र और शस्त्रों को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना था। तो गुटनिरपेक्ष देशों ने निशस्त्रीकरण के लिए और उनको इस मामले में एकजुट करने के लिए भारत ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। अर्थात भारत के प्रोत्साहन पर इन देशों ने निशस्त्रीकरण की नीति अपनाई। भारत के आह्वान पर ही गुटनिरपेक्ष देश वैश्विक आतंकवाद के विरुद्ध, भारत के कहने पर ही या भारत के सहयोग से इन देशों ने वैश्विक आतंकवाद, विश्व स्तर पर जो आतंकवाद था उसके विरुद्ध ये देश एकजुट हुए। तो भारत ने क्यों नहीं ये नीति अपनाई या भारत की क्या भूमिका है। एक तो भारत इसके जन्मदाता देशों में से ही एक है। दूसरा, जो 7वां सम्मेलन है वो भारत में हुआ। गुटनिरपेक्षता ने जो निशस्त्रीकरण की नीति अपनाई इन देशों ने, उसमें भी भारत ने सहयोग किया और वैश्विक आतंकवाद के विरुद्ध भी भारत ने इनको इकट्ठा किया। अगला है, एक क्वेश्चन आया है आपका कि भारत और पाकिस्तान के संबंध। तो भारत का पड़ोसी देश है और 1947 में दोनों देश जो है एक दूसरे से अलग हुए थे। तो इसके साथ हमारे कैसे संबंध रहे हैं। सामान्य रूप से हमारा विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था और बाकी देशों की अपेक्षा, विश्व के अन्य देशों की तुलना में लगा लो या और पड़ोसी देशों की तुलना में लगा लो, भारत और पाकिस्तान के जो है संबंध वो ज़्यादा सामान्य नहीं रहे हैं।
हालांकि कुछ मामलों में हमारा सहयोग भी रहा है, लेकिन सहयोग की अपेक्षा कटुता इसमें थोड़ी सी ज़्यादा रही है। तो आगे जो टॉपिक है उसमें ये पढ़ेंगे कि भारत और पाकिस्तान के कैसे संबंध रहे हैं। तो ये है जो ये पाकिस्तान है, जब हम आज़ाद हुए 1947 में, उस समय भारत में जो पाकिस्तान के दो भाग थे, इसको बोलते थे पूर्वी पाकिस्तान और इसको बोलते थे पश्चिमी पाकिस्तान। ये पूर्वी पाकिस्तान 1971 में जो है वो बांग्लादेश बन गया। वो 1971 का भारत पाकिस्तान का युद्ध में हम वर्णन करेंगे। और ये है पश्चिमी पाकिस्तान, जिसको अब हम पाकिस्तान बोलते हैं। तो इसमें एक तो ये टॉपिक आएगा कि 1965 में जो हमारा युद्ध हुआ था, एक पहली बार हमारी झड़प हुई थी 1947 में पाकिस्तान के साथ, और दूसरा 1965 में, और तीसरा 1971 में, और तीसरा था 1999 का कारगिल संघर्ष। हमारे बीच में 47 में जम्मू कश्मीर को लेकर के, 65 में जो है यहाँ पर गुजरात में कच्छ का रण है, पाकिस्तान ने पहले यहाँ पर जो है आक्रमण किया, उसके बाद उसने जो है जम्मू कश्मीर में आक्रमण किया, उसके बाद जो है भारत ने जो है इसके जो है ये जो भारत का पंजाब क्षेत्र लगता है, वहाँ से हमने आक्रमण करके और इसके कराची तक हम पहुँच गए थे, और उस युद्ध में भी हमारी जीत हुई थी। 1971 का जो युद्ध था वो बांग्लादेश के निर्माण को लेकर दोनों देशों के बीच में हुआ था, और पूर्वी पाकिस्तान को जो है बांग्लादेश नाम का एक अलग देश के रूप में बनाया गया। 1999 में कारगिल का जो द्रास क्षेत्र था यहाँ पर, उसको लेकर के दोनों देशों के बीच में झड़प हुई। तो ये सारे टॉपिक हम इसमें करेंगे। तो पहला है भारत और पाकिस्तान के जो संबंध है उसके बारे में। तो आज़ादी के तुरंत बाद 22 अक्टूबर 1947 को, 15 अगस्त को हम आज़ाद हुए थे। जम्मू कश्मीर के जो महाराजा थे उन्होंने किसी भी देश में शामिल होने से उस समय मना कर दिया था, लेकिन 22 अक्टूबर को ही कबाइलियों द्वारा जम्मू कश्मीर पर आक्रमण जो है पाकिस्तान के द्वारा करवाया गया। तो जो वहाँ का जो कश्मीर का जो महाराजा था हरि सिंह, उसने भारत से मदद मांगी। वो भारत आया और उसने भारत से मदद मांगी। भारत ने जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल करने की शर्त पर उसकी मदद की। क्या? एक शर्त पर कि आप जो है जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल कर लो। तो 26 अक्टूबर 1947 को वहाँ के जो महाराजा थे हरि सिंह, उसने जो है भारत में शामिल होने पर दस्तखत कर दिए। लेकिन उसके बाद क्या है, दोनों देशों में जो है संघर्ष शुरू हो गया, और बाद में ये फैसला हुआ कि जनमत संग्रह के द्वारा इसका फाइनल फैसला हो गया। लेकिन उसने जो है भारत में शामिल करने पर अपनी सहमति हस्ताक्षर कर दिए। जब दोनों देशों के बीच संघर्ष हुआ तो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है भारत इस मामले को ले गया कि पाकिस्तान जो है वो जानबूझकर इस क्षेत्र में अशांति फैलाना चाहता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1 जनवरी 1949 से वहाँ पर संघर्ष विराम की घोषणा कर दी। अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा भी आप फिलहाल जो है यहाँ पर संघर्ष विराम कर दो, बाद में देखेंगे। तब तक इसका 1/3 हिस्सा पाकिस्तान के पास जा चुका था, जो आज तक उसके पास में है। तो ये जो है हमारी शुरुआत हुई थी पाकिस्तान के संबंधों के साथ। सबसे पहले कबाइलियों द्वारा जो है आक्रमण से शुरुआत हुई। वहाँ के महाराजा हरि सिंह भारत आए, उन्होंने शामिल करने के लिए जो है दस्तखत कर दिए। बाद में मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में गया और 1 जनवरी 1949 से युद्ध विराम की घोषणा हो गई। उसके बाद ऐसा नहीं है कि हमारा विवाद ही चलता रहा, ये एक विवाद का विषय रहा। कुछ सहयोगात्मक संबंध भी हमारे रहे थे। जैसे कि हम आज़ाद हुए थे तो हमारे सामने कई समस्याएं आई थी, उनका दोनों देशों ने मिलकर के सहयोग किया था। आपसी जो बंटवारा था, जो लेन देन था, उसको सुलझाने का प्रयास किया। जो भी प्रशासनिक कामकाज थे, आर्थिक जो सहयोग था, आर्थिक क्षेत्र में भी सहयोग किया दोनों देशों ने। और 2 बड़े जो है सबसे जो विषय के मुद्दे थे वो ये था कि दोनों देशों ने बंटवारे से तो महिलाओं को, जो सबसे ज़्यादा एक दिक्कत ये थी कि जो महिलाएं थी उस समय बॉर्डर पार करते समय बहुत सी महिलाओं का अपहरण कर लिया गया, या किसी कारण से वो दूसरे अपने देश में नहीं जा पाई। तो जो भी महिलाएं आहत हुई थी उनको वापस जो है अपने घर इन्होंने पहुंचाया। यही बहुत अच्छा पॉइंट रहा था दोनों देशों के मध्य। और अगला था कि विश्व बैंक की मध्यस्थता से हमारी जो नदियां हैं वो साझी है।
क्योंकि पहले तो एक ही देश था। तो हमारी जो नदियां हैं, सिंधु नदी और इसकी जो सहायक 5 नदियां हैं, उनके पानी को बंटवारे के लेकर हमारा विवाद था कि इसको कैसे सुलझाया जाए। तो ये भारत और पाकिस्तान का सबसे पॉजिटिव पॉइंट था कि विश्व बैंक की मध्यस्थता थे 1960 में सिंधु नदी की जल संधि पर हस्ताक्षर हुए, आज तक वो कायम है, अर्थात हमने पानी का जो बंटवारा है वो आसानी से कर लिया। उसके बाद है नेक्स्ट कि 1965 में फिर हमारे बीच में जो है एक विवाद हो गया और भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ। वो युद्ध क्या था कि शुरुआत में 1965 में पाकिस्तान ने, अप्रैल 1965 में पाकिस्तान ने गुजरात के कच्छ का रण का क्षेत्र, मैंने आप में मैप में बताया था कि गुजरात है, वहाँ पर कच्छ का रण का क्षेत्र है, वहाँ पर सीमाओं का निर्धारण जो है बाकी क्षेत्र की अपेक्षा थोड़ा पेचीदा था, क्योंकि वहाँ पर कुछ क्षेत्र दलदली है जहाँ पर जो वास्तविक सीमा का निर्धारण नहीं हो पाया था। तो वहाँ पर जो है उसने जो है भारत पर हमला किया उस क्षेत्र से। उसके बाद उसने अगस्त सितंबर में जम्मू कश्मीर में के क्षेत्र से भारत पर हमला किया। भारत ने क्या किया, जवाबी कार्रवाई की और हमारी जो पंजाब की सीमा है, पंजाब और जो राजस्थान का जो क्षेत्र है, उस सीमा के द्वारा हमने जो है पाकिस्तान पर इसका बदला लेने के लिए अटैक किया और हमारी सेना उनका जो लाहौर है वहाँ तक पहुँच गई थी। और इस युद्ध में क्या हुआ कि संयुक्त राष्ट्र संघ की मध्यस्थता से युद्ध विराम हो गया। हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ बीच में आ गया, हमारा युद्ध विराम हो गया और भारत को इसमें जीत मिली। और हम जो है बाद में इस युद्ध को लेकर 1965 के युद्ध को लेकर सोवियत संघ जो था उसने मध्यस्थता की हमारे बीच में। और 10 जनवरी 1966 को 1965 के युद्ध के बाद जो भी विवाद हुआ था उसका एक समझौता हुआ, उसको हम बोलते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता। इस समय वहाँ हमारे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री थे और वहाँ पर जो है ये समझौता हुआ। लेकिन एक सबसे भयानक दुर्घटना हुई कि समझौते के बाद वाली रात को जो है लाल बहादुर शास्त्री की वहाँ पर अचानक मृत्यु हो गई। तो ताशकंद जो समझौता था वो दोनों देशों के बीच में 1965 के युद्ध के बाद हुआ। अगला है 1971 में हमारे बीच फिर एक युद्ध हुआ। वो युद्ध क्यों हुआ, क्योंकि मैंने बताया था कि पाकिस्तान 2 थे, एक पूर्वी पाकिस्तान था, एक पश्चिमी पाकिस्तान था। तो जो पूर्वी पाकिस्तान था उसमें मुजीबुर रहमान की आवामी लीग पार्टी थी, मुजीबुर रहमान की आवामी लीग पार्टी थी, वो बहुमत से सत्ता में आई 1970 में पूर्वी पाकिस्तान में। पश्चिमी पाकिस्तान में जो जुल्फिकार अली भुट्टो थे उसकी पार्टी बहुमत में आई। तो ये जो पूर्वी पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान की जो पार्टी थी ये क्या चाहती थी कि जो पूर्वी जो क्षेत्र है उसके साथ हमेशा भेदभाव होता आ रहा है और जो पश्चिमी पाकिस्तान है वो उनके अधिकारों को नहीं दे रहे हैं, वो उनकी आवाज़ को दबा रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि हमें एक परिसंघ बना दो, अर्थात एक परिसंघ बना दो, अपने ज़्यादा अधिकारों की उन्होंने मांग की। लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार ने उसको मना कर दिया। ऐसा करने से शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया और इसी विवाद को चलते जब उसने इस बात को ज़्यादा जो है महत्ता दी तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया और वहाँ की जनता पर जो है अत्याचार करने शुरू हो गए। तो विवाद शुरू हुआ 1970 में पूर्वी पाकिस्तान में जो है मुजीबुर रहमान की पार्टी से लेकर। उसमें क्या हुआ कि जब वहाँ पर जनता पर वहाँ के उन्होंने अत्याचार करने शुरू कर दिए तो लगभग 80 लाख शरणार्थी भारत में प्रवेश कर गए। भाई जब जनता पर अत्याचार शुरू हुए तो पूर्वी पाकिस्तान से लगते हमारे जो भी राज्य थे, बंगाल राज्य था, असम राज्य था, उन राज्यों में लगभग 80 लाख जो है वो पाकिस्तानी भारत में प्रवेश कर गए। और पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान में जो है एक मुक्ति संग्राम चलाया। वहाँ पर उन्होंने पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध एक मुक्ति संग्राम चलाया। भारत ने इसमें उनको नैतिक सहायता भी दी और भौतिक सहायता भी दी। तो भारत ने क्या किया, उनको सहायता दी इस मुक्ति संग्राम में, क्योंकि भारत के सामने भी एक समस्या थी कि इतने सारे शरणार्थियों को रहना खाना उपलब्ध कराना, ये हमारे सामने एक समस्या आ गई थी। तो इसी बात को चलते चलते धीरे धीरे दोनों देशों के बीच विवाद बढ़ता चला गया और दिसंबर में 3 दिसंबर को जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य में दोबारा से युद्ध शुरू हो गया और यह 16 दिसंबर तक चला।
यह युद्ध केवल 13 दिन का था और इस युद्ध में हमने पूर्वी पाकिस्तान में जो सेना थी उसको जो है कब्जे में कर लिया और वहाँ पर जो है उसको, तो पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान की सेना भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। 13 दिन ही बाद भी वहाँ की जो सेना है वो हार गई और हमने जो है उसको अपने अधीन कर लिया और इस युद्ध में भी भारत की जीत हुई थी। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप जो पूर्वी पाकिस्तान था अब वो बांग्लादेश बन गया था, अर्थात एक नया देश दुनिया में आ गया था, वो था बांग्लादेश। तो ये था 1971 का युद्ध। नेक्स्ट है, जब ये 1971 का युद्ध हुआ, पूर्वी पाकिस्तान की जगह बांग्लादेश बन गया, तो युद्ध के बाद की स्थिति को सुलझाने के लिए दोनों देशों के बीच में एक समझौता हुआ, उसको बोलते हैं शिमला समझौता। शिमला में दोनों देशों के नेता, भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के श्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में शिमला में एक समझौता हुआ। उसमें क्या क्या सहमति हुई? 1971 के भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बाद दोनों देशों के प्रमुख नेता श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच 1972 में शिमला में एक समझौता हुआ था, जुलाई 1972 में। इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे? दोनों देश आपसी मतभेदों का शांतिपूर्ण तरीके से हल करेंगे, अर्थात दोनों देशों के बीच में जो आपसी मतभेद आया है, जो भी विवाद आया है, उसका हम दोनों देश जो है शांतिपूर्ण तरीके से इसका हल निकालेंगे। दोनों देश एक दूसरे की सीमा पर आक्रमण नहीं करेंगे और इस बात के लिए भी समझौता हुआ कि हम आपस में जो है एक दूसरे की सीमा पर भी आक्रमण नहीं करेंगे। तो जो शिमला समझौता था वो 1972 में हुआ था और दो बातें इसमें प्रमुख आई थी कि एक तो आपसी मतभेदों को बुलाकर शांतिपूर्ण तरीके से इनका हल करेंगे और सीमा पर आक्रमण नहीं करेंगे। अगला था, दोनों देशों की सेनाएं अपने अपने क्षेत्र में युद्ध प्रारंभ होने से पहले वाली स्थिति में, अर्थात जो हमारी सेनाएं थी जो पूर्वी पाकिस्तान में गई हुई थी, तो अपने अपने क्षेत्र में वापस आ जाएंगी। कौन सी जगह पर? जब वह युद्ध प्रारंभ होने से पहले जिस स्थिति में वह थी। भारत द्वारा पाकिस्तान के युद्ध बंदियों के, हमने जो पाकिस्तान में 70,000 उसके सैनिक बंदी बनाए थे, भारत उन सबको रिहा कर देगा। व्यापार और आर्थिक सहयोग, दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग फिर से जो है बहाल किए जाएंगे, इनकी शुरुआत फिर से की जाएगी। भारत और पाकिस्तान के राजनीतिक संबंध को फिर से सामान्य बनाया जाएगा और दोनों देशों के बीच जो राजनीतिक संबंध है उनको फिर से सामान्य बनाया जाएगा। तो ये था शिमला समझौता। नेक्स्ट है, एक और विवाद हमारे बीच में हुआ था सन 1999 में कारगिल में। कारगिल का संघर्ष था वो दोनों देशों के बीच में 1999 में हुआ। कारगिल कहाँ पर है कि ये जम्मू कश्मीर में कारगिल एक ज़िला है। वहाँ पर जो 1999 के शुरुआत के महीनों में, क्योंकि वो ज़्यादा ऊंचाई वाले इलाके होते हैं और वहाँ पर जब सर्दी के मौसम आता है तो उस समय दोनों देशों की सेनाएं जो है वापस नीचे चली जाती हैं अपने क्षेत्रों में और गर्मी के मौसम में फिर वापस आ जाती हैं। तो कारगिल में जब हमारी सेनाएं अप्रैल में अपने क्षेत्र में वापस जाने लगी तो वहाँ पर कुछ घुसपैठियों ने उस जिले के कुछ क्षेत्रों में, द्रास आदि क्षेत्रों में जो है वहाँ पर कब्जा कर रखा था। 1999 के मई और जून के महीने में दोनों देशों के बीच में इस बात को लेकर संघर्ष हुआ और 26 जुलाई 1999 तक हमने लगभग सारे जो जितने क्षेत्र थे जिनके ऊपर कब्जा कर रखा था वो दोबारा से प्राप्त कर लिए। तो ये एक छोटा सा संघर्ष 1999 में दोनों देशों के बीच में फिर हुआ, इसको बोलते हैं कारगिल संघर्ष। अगला जो टॉपिक आएगा आपका वो है भारत और चीन के मध्य संबंध। पाकिस्तान की तरह भारत का एक पड़ोसी देश है चीन। हालांकि पाकिस्तान के साथ हमारे सहयोग के संबंध कम रहे हैं, मनमुटाव ज़्यादा रहे हैं, लेकिन इसके विपरीत जो चीन है वो विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है और वैश्विक स्तर पर आर्थिक क्षेत्र में इसकी प्रभुता बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट किताब में इसका पूरा वर्णन है। लेकिन तिब्बत जो है वो इसके चाइना और भारत के बीच में एक है तिब्बत का क्षेत्र, उसको लेकर हमारा जो है थोड़ा सा विवाद हुआ था और उसी विवाद के साथ
जो है भारत और जो है चीन के मध्य सन 1962 में एक युद्ध भी हुआ था। उसमें तिब्बत की समस्या है वो भी प्रमुख रही थी, और एक हमारा जो है दोनों देशों के बीच में सीमा विवाद भी है। तो भारत का जो विवाद है चीन के साथ सहयोग ज़्यादा है, विवाद कम है। हालांकि ये चीज़ें जो है पड़ोसी देशों के साथ विश्व में बदलती रहती हैं। तो 1962 में केवल एक बार हमारा चीन के साथ युद्ध हुआ था। मुख्य विवाद हमारा चीन के साथ है वो सीमा विवाद है, आतंकवाद वगैरह का हमारा कोई डिस्प्यूट नहीं है। तो कुछ एरिया हैं जिनके लेकर विवाद है। ये जो बॉर्डर लाइन है ये मैकमोहन रेखा है जो भारत और चीन को जो है अलग करती है। ये मैकमोहन रेखा सन 1914 में निर्धारित की गई थी अंग्रेजी शासनकाल में। भारत इसको मान्यता देता है, चीन इसको मान्यता नहीं देता है। तो इसमें अपना जो जम्मू कश्मीर है उसमें दो क्षेत्र हैं कि ये एरिया तो वो है कि जो पाकिस्तान, जो भारत अपने मैप में दिखाता है लेकिन पाकिस्तान ने चीन को दे दिया है। एक एरिया है ये चीन के अधीन है और भारत इस पर अपना दावा करता है। और ये एक अरुणाचल प्रदेश राज्य है, पूर्व में हमारा अरुणाचल प्रदेश राज्य है। चीन उसके बहुत बड़े क्षेत्र पर अपना दावा करता है कि यह मेरा क्षेत्र है, जबकि भारत इसको अपना एक राज्य मानता है। तो भारत और चीन के बीच जो है ये विवाद है। और एक ये आएगी अपने सामने तिब्बत समस्या, ये क्या थी इसका पूरा विवरण है इसका। तो ये चाइना और जो है भारत के बीच में कुछ डिस्प्यूट है। तो तिब्बत की समस्या सबसे पहले हम देखते हैं तिब्बत की समस्या क्या थी। तिब्बत मध्य एशिया का भारत और चीन के बीच में एक पठार है, अर्थात यह भारत के और चीन के बीच में एक पठार के रूप में एक क्षेत्र है, तिब्बत मध्य एशिया में है। 1950 में चीन ने तिब्बत पर अपना नियंत्रण कर लिया। चीन ने सन 1950 में तिब्बत पर जो है अपना नियंत्रण कर लिया। तिब्बत के लोगों ने इसका विरोध किया। इसके बदले में चीन ने यह वादा किया कि आपको हम अधिक स्वायत्तता देंगे। वहाँ के लोगों ने जब इसका विरोध किया तो उन्होंने कहा कि हम आपको और ज़्यादा स्वायत्तता दे देंगे। तिब्बत में स्थिति और ज़्यादा बिगड़ती गई तो वहाँ एक नेता थे, धार्मिक नेता दलाई लामा, तिब्बत के धार्मिक नेता थे दलाई लामा। उन्होंने 1959 में भारत से राजनीतिक शरण मांगी, अर्थात वो भारत में आना चाहते थे, उसने भारत से राजनीतिक शरण मांगी और भारत ने वो उसको शरण दे भी दी। तो तिब्बत की शुरुआत कहाँ से हम करते हैं कि तिब्बत एक पठार है दोनों देशों के बीच में। 1950 में चीन ने इस पर जो है अपना नियंत्रण कर लिया। जब चीन के लोगों ने इसका विरोध किया तो चीन ने कहा कि हम आपको अधिक स्वायत्तता देंगे। तिब्बत में स्थिति जो है और ज़्यादा बिगड़ती गई तो वहाँ के नेता थे दलाई लामा, उन्होंने भारत से शरण मांगी और भारत ने उसको शरण दे दी। अगला है, जब भारत ने उसको राजनीतिक शरण दे दी तो वो अपने जो है साथियों के साथ हिमाचल के धर्मशाला में जो है वो कहाँ पर आया था, हिमाचल में हमारा धर्मशाला जो क्षेत्र है वहाँ पर आया था। और दिल्ली में भी जो है तिब्बतियों की एक बहुत बड़ी जो है संख्या निवास करती है। दिल्ली का जो कश्मीरी गेट अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा है उसके पास और यमुना नदी के किनारे पर इनका बहुत बड़ा जो है एरिया वहाँ पर भी है। तो बहुत सारे तिब्बती हैं वो भारत में उसके बाद भी आते रहे। इस मामले में चीन भारत से खपा हो गया और जब ऐसा हुआ तो हमारा पड़ोसी देश चीन है वो भारत से जो है खपा हो गया। वैसे हमारे बीच अच्छे संबंध थे। 1954 में हमारे बीच जो है भाई भाई का नारा था, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा था, पंचशील समझौता हुआ, वो आगे डिटेल में है आपका। लेकिन इस बात से जो है चीन विशेष रूप से नाराज हो गया और 1962 के अक्टूबर के महीने में 1962 के अक्टूबर के महीने में भारत पर जो चीन ने आक्रमण किया उसका सबसे प्रमुख कारण यही रहा कि उसने तिब्बत के मामले में जो है भारत ने उसमें हस्तक्षेप किया। चीन ने तिब्बत को स्वायत्त क्षेत्र बनाया है, चीन ने उसको एक स्वायत्त क्षेत्र बनाया हुआ है और वो इसको अपना एक अभिन्न मांगता है। तो ये थी एक तिब्बत समस्या, क्योंकि जो तिब्बत से जो शरणार्थी आए थे वो हिमाचल की धर्मशाला में और दिल्ली में आके बस गए। इसी बात को लेकर दोनों देशों में मनमुटाव और ज़्यादा हो गया और 1962 में उसने भारत पर आक्रमण कर दिया और चीन अपना इसको एक अभिन्न अंग मानता है।
अगला है भारत और चीन के मध्य संबंधों का वर्णन कीजिए, वो थी तिब्बत समस्या। अब इसमें हम देखेंगे कि भारत और चीन के मध्य सामान्य संबंध कैसे हैं। तो हालांकि ये मोटी मोटी बातें मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, क्योंकि अगर पूरी डिटेल से जाएंगे तो भारत चीन की ही एक इतनी बड़ी वीडियो बन जाएंगी, लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से ये वीडियो तैयार की गई है। तो भारत और चीन के बीच जो सामान्य संबंध हैं, जितना आपके पेपर के व्यू से है उतनी बातें आप समझें कि 1949 में चीन अंग्रेजों से आज़ाद हुआ। चीन भी भारत की तरह ही अंग्रेजों के गुलाम था। तो 1949 में जो साम्यवादी चीन जब अंग्रेजों से आज़ाद हुआ तो मान्यता देने वाला भारत पहला देश था। चीन को मान्यता देने वाला भारत पहला देश था। हमारे शुरू में बहुत अच्छे संबंध थे चीन के साथ, और अब में वर्षों में भारत और चीन के संबंध बहुत ज़्यादा जो है मधुर थे, बहुत अच्छे थे। और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा जो है उस समय प्रसिद्ध था। दोनों देशों के बीच बहुत अच्छे संबंध थे। भारत और चीन के बीच 1954 में पंचशील समझौता। पंचशील का मैंने बताया था ना, पंचशील के 5 सिद्धांत होते हैं। आपसी भाईचारा कायम करना, एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप न करना, वो सारे जो 5 सिद्धांत हैं उनके ऊपर 1954 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रमुख चाउ एनलाई के बीच में 1954 में ये जो पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुए, अर्थात हमारे संबंध बहुत अच्छे थे। उसके बाद है जब 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया तो हम जो है इस बात से नाराज हो गए, हमने इस बात को उचित नहीं ठहराया, अनुचित ठहराया। 1950 में तिब्बत के मामले में भारत ने जो है तिब्बत को के हमले को अनुचित ठहराया। 1950 में जो है जो ये काम किया इसको हमने उचित नहीं माना। 1959 में भारत द्वारा तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा को शरण देने के कारण भी, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया कि दलाई लामा को हमने शरण दी तो चीन हमसे नाराज हो गया। और अक्टूबर 1962 में दोनों ने जो है युद्ध हो गया और चीन ने जो है भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया और दोनों देशों के बीच जो राजनीतिक संबंध थे वो बिल्कुल समाप्त हो गए युद्ध के बाद। अगला है कि राजनीतिक संबंध समाप्त होने के बाद 1976 तक, 1962 में हमारे संबंध समाप्त हुए थे, 1976 तक हमारे बीच में कोई वार्ता, कोई राजनीतिक संबंध नहीं रहा। 1976 में दोबारा से दोनों देशों के मध्य दोबारा से वार्ता की शुरुआत हुई और हमारे 1979 में हमारे जो विदेश मंत्री के रूप में पूर्व प्रधानमंत्री जो अटल बिहारी होते ही वो उस समय विदेश मंत्री थे, उसमें वो जो है चीन के दौरे पर गए, वो चीन के दौरे पर गए। और उसके बाद 1988 में हमारे जो राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे उस समय के, वो चीन के दौरे पर गए। अर्थात धीरे धीरे दोनों देशों ने किस बात पर सहयोग किया कि सीमा विवाद को एक तरफ करके और उन्होंने अपने सहयोग राजनीतिक और आर्थिक रूप से आपस में बनाने शुरू कर दिए। क्योंकि चीन ने जो है वो 1978 में, वो अगली बुक में है कि चीन ने अपना जो है वो धीरे धीरे निजीकरण, जो साम्यवादी प्रणाली थी उसकी जगह चीन उदारीकरण की तरफ आ रहा था, पूंजीवाद की तरफ आ रहा था, तो उसने अपने विदेशों के साथ संबंध बनाने शुरू कर दिए। इसी दौर में जो है हमें इसे शुरुआत हुई। तो उसके बाद है सितंबर 2014 में चीन के राष्ट्रपति भारत आए और दोनों देशों ने 12 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। उसके बाद मई 2015 में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चीन की यात्रा पर गए और 24 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। लेकिन जून 2017 में दोनों देशों के बीच में एक डोकलाम का क्षेत्र है, वहाँ पर सड़क निर्माण को लेकर फिर जो है दोनों के बीच में एक सीमा विवाद शुरू हो गया है। हालांकि उसके ऊपर दोनों की वार्ताएं चल रही हैं, हमारे बहुत सारे सैनिक जो है वहाँ पर अब भी हैं। तो इस बात को लेकर में दोनों के बीच में विवाद है और दोनों के बीच में जो है थोड़ा सा डिस्प्यूट शुरू हुआ है। अक्टूबर 2019 में फिर जो है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आए। तो चीन के जो संबंध हैं उसमें हम सामान्य रूप से ये कह सकते हैं कि 2000, ये जो मैंने आपको यात्राएं बताई हैं, ये यात्राएं क्या हैं कि भाई दोनों देशों के राजनेता हैं वो आपस में आते जाते रहते हैं। लेकिन हमारा जो चीन के साथ सबसे अच्छा और पॉजिटिव पॉइंट ये है कि व्यापार के क्षेत्र में
हालांकि दोनों देशों ने अपनी सीमाओं के विवाद को छोड़ करके और व्यापार के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रगति की है, और दोनों ही देश एशिया के ऐसे देश हैं जो वैश्विक स्तर पर अपनी विकास दर को जो है काफ़ी ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। तो भारत और चीन के संबंधों में ये छोटे छोटे विवाद भी हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे जो आर्थिक संबंध हैं वो हम काफ़ी अच्छे से बना रहे हैं। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि जो है भारत के विदेश संबंध, भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध कैसे थे, ये सारी बातें हमने की थी। तो नेक्स्ट और आखिरी हमारा टॉपिक है भारत का परमाणु कार्यक्रम। इसमें क्या था कि ये सारी बातें होली तो एक विषय बचता है कि भारत ने परमाणु के क्षेत्र में क्या उपलब्धि की, या हमने परमाणु बम बनाए या नहीं बनाए, क्योंकि उस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में जब से जापान पर परमाणु अटैक हुआ तो दुनिया के जो बड़े बड़े देश थे उनको ये लगने लगा कि कहीं ना कहीं परमाणु बम की आवश्यकता है। तो भारत ने भी इस क्षेत्र में अपनी शुरुआत की थी। हालांकि वैश्विक स्तर पर जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 देश हैं वो इस बात की मनाही करते हैं कि कोई भी देश परमाणु बम नहीं बनाएगा, लेकिन भारत ने शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए जो है इसको बढ़ावा दिया। इसकी शुरुआत हुई थी 1944 से। भारतीय वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा ने नाभिकीय ऊर्जा पर अनुसंधान की शुरुआत की 1944 में, और परमाणु के क्षेत्र में हमने जो कदम की शुरुआत की। और 1964 में जब हमारे पड़ोसी देश चीन ने परमाणु परीक्षण कर लिया तो हमें, क्योंकि 1962 में हमारे बीच में युद्ध हुआ था, तो हमें कहीं ना कहीं ये लगा कि हमें भी जो है परमाणु की आवश्यकता है, अन्यथा ऐसा ना हो कि हमारे पड़ोसी देशों के पास परमाणु बम हो जाए और यदि युद्ध की स्थिति आ जाए तो हम बिल्कुल जो है इसमें लाचार घोषित हो जाएंगे। तो 1964 में चीन ने परमाणु परीक्षण किया, भारत भी अपना परमाणु कार्यक्रम है वो शुरू करता रहा, और 1968 में एक परमाणु अप्रसार संधि आई थी। उसमें क्या था कि भाई कोई भी दुनिया के देश है इन 5 देशों को छोड़ करके परमाणु और ज़्यादा नहीं बनाएगा, अर्थात दुनिया में परमाणु प्रसार नहीं होगा। लेकिन भारत ने क्या कहा कि यह तो भेदभावपूर्ण है, भाई आप देशों के पास है बाकी दुनिया को आप रोक रहे हो। तो भारत ने इस पर जो है वो क्या कहा कि ये नीति भेदभावपूर्ण है और उस पर हस्ताक्षर नहीं किया। 1974 के मई में हमने अपना पहला परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण में, हमने जितने भी हमारे परमाणु परीक्षण किए हैं वो राजस्थान में किए हैं। तो पहला परमाणु परीक्षण जो है किया, और उस समय हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। तो भारत ने जो 1974 से इसकी शुरुआत की। 1998 में फिर उस समय हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो 11 और 13 मई को हमने 5 और परमाणु परीक्षण किए। तो भारत ने जो परमाणु परीक्षण का जो मैं बताता हूँ परमाणु के क्षेत्र में हमने क्या किया, 1944 में हमने परमाणु की शुरुआत की होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में। 1964 में जब हमारे पड़ोसी देश चीन ने परमाणु परीक्षण किया तो हमें भी जो इस क्षेत्र में और ज़्यादा प्रगति की, और 1974 में हमने जो अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, और 1998 में 11 और 13 मई को हमने जो है 5 और परमाणु परीक्षण किए। उसके बाद विश्व स्तर पर भारत की आलोचना होने लगी कि आपने परमाणु बम बना लिया और वैश्विक नियमों की आप अनदेखी कर रहे हैं, विश्व में असुरक्षा और अशांति को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन भारत ने उसके विरुद्ध अपनी एक स्पष्ट नीति बताई कि भारत की परमाणु के बारे में नीति क्या है, हमारी वास्तव में परमाणु के बारे में हमारी राय क्या है। तो 2003 में हमने अपनी एक परमाणु की नीति बताई। उसमें हमने क्या बताया कि भारत पहले किसी भी देश पर परमाणु हमला नहीं करेगा। हमारी पहली विशेषता ये होगी कि हम किसी भी देश पर पहले परमाणु का हमला नहीं करेंगे। दूसरा, यदि हमारे ऊपर परमाणु हमला होता है, यदि भारत के ऊपर परमाणु हमला होता है तो उस स्थिति में हम उसका भयानक प्रतिशोध अर्थात हम भयानक बदला लेंगे, हम बदले में कार्रवाई जरूर करेंगे। तीसरी है, जिन देशों के पास परमाणु हथियार नहीं है, जिन देशों के पास परमाणु हथियार नहीं है उन पर हम जो है कभी भी परमाणु हमला नहीं करेंगे। और अगला है, यदि भारत पर जैविक या रासायनिक कोई हमला होता है, हो सकता है परमाणु हमला न हो, लेकिन कोई देश यदि जैविक रूप से
या रासायनिक रूप से अन्य किसी तरीके से भारत पर हमला करता है तो भारत इसके विरुद्ध परमाणु कार्रवाई कर सकता है। और परमाणु सामग्री पर नियंत्रण, हमारी जो परमाणु की सामग्री है उस पर हम पूरा नियंत्रण बनाए हुए हैं, ये हमारी केंद्र सरकार के अधीन है। और जो परमाणु के परीक्षण है उस पर हम भविष्य में जो कोई भी परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे। इस पर जो रोक है हमारी क्या है, परमाणु सामग्री पर हमारा नियंत्रण है और जो परमाणु परीक्षण है उस पर हमने रोक लगा रखी है, ये भी हमारी जारी रहेगी। तो हमारी परमाणु नीति की क्या क्या विशेषताएं हैं 2003 में बनाई। एक तो हम पहले किसी भी देश पर परमाणु हमला नहीं करेंगे। दूसरे कि जो परमाणु हमला यदि हम पर हो गया तो उस स्थिति में हम जो उसका भयंकर जवाब देंगे। जिन देशों के पास परमाणु हथियार नहीं है उन पर जो हम कभी भी परमाणु जो है वो सामग्री का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि कोई देश भारत पर जैविक और रासायनिक हमला करेगा तो भारत उसके विरुद्ध परमाणु कार्यक्रम के द्वारा या परमाणु के द्वारा हमला करेगा। और हमारी जो परमाणु सामग्री है उस पर नियंत्रण और परीक्षण पर रोक जारी रहेगी। तो ये जो मैंने आपको लेसन कराया इसको आपने पूरे ध्यान से देखना है। हो सकता है ये वीडियो आपको थोड़ी सी बड़ी लगे लेकिन ज़बरदस्त इम्पोर्टेंट है। सारा विषय जो आप इसको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।